आई होप मैं ऑडिबल हूँ। अगर आवाज़ सही से नहीं आ रहा होगा तो मेरे को यहाँ आप लिख करके भेज सकते हैं। तो मैं फिर उस हिसाब से आवाज़ थोड़ा सा सेट करने की कोशिश करूँगा। राहुल चटर्जी जी, मानसी जी, लक्ष्मी शर्मा जी अभी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मिनल जी भी आ गए हैं। मिनल जी को बहुत बहुत धन्यवाद, आपने यह इनिशिएटिव लेकर के आ, लोगों के साथ रूबरू होने का एक अवसर प्रदान किया है। और मैं पिछले बहुत समय से देख रहा हूँ किंडल आर्ट में बहुत सारे अच्छे क्रिएटिव और सामाजिक हिसाब से बहुत महत्व रखने टाइप के कई सारे प्रोग्राम्स हुए हैं। और आज मेरे को भी यहाँ जुड़ने का यह सौभाग्य प्राप्त हुआ है। और आप लोग जितने भी लोग यहाँ जुड़े जा रहे हैं, आप सबको भी मैं हृदय से स्वागत करता हूँ। इस समय कोरोना वायरस के कारण पूरे विश्व में जो डर का माहौल बना हुआ है, लॉकडाउन में घर के अंदर पूरे दिन जब रहना पड़ता है, खास करके जिन लोगों को ज़्यादा इंडोर रहने का आदत ना हो उनको और ज़्यादा मुश्किल हो रहा होगा। और ऐसे समय में कई लोगों को स्ट्रेस के कारण से भी बहुत प्रॉब्लम हो जाता है। स्ट्रेस हैंडलिंग कैपेसिटी डेवलप करना ये बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि मेरा विषय रहा है प्राकृतिक चिकित्सा एवं योग। और हम लोगों का मेजर फोकस ही इसी एरिया में रहता है। ज़्यादातर लोग जब सामान्य मेडिकल सुपरविजन से जो भी ट्रीटमेंट किया जाता है उसमें जब मुश्किल महसूस करने लगते हैं, साइड इफ़ेक्ट ज़्यादा महसूस करने लगते हैं, तो ही हमारे पास आते हैं। तो ऐसे अवस्था में भी हमने योग और प्राकृतिक चिकित्सा के माध्यम से लोगों को बेहतर होते हुए देखा है। तो मैं इस अनुभव के आधार पर भी आज आप लोगों के साथ जो इस डिफ़िकल्ट टाइम में स्ट्रेस को हैंडल करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इन विषय में भी बात करूँगा। और मेरे ख्याल से अब लोग जुड़ रहे हैं और विषय प्रवेश करते हैं। आज कोरोना वायरस डिजीज के कारण से दुनिया में कैजुअलिटी लाखों में हो चुका है। अब इतनी ज़्यादा कैजुअलिटी हो रहा है तो पैनिक होना स्वाभाविक भी है। और इसको एज अ थेरापिस्ट, एज ए योग प्रोफेशनल, प्राकृतिक चिकित्सक हम लोग क्लोजली वॉच कर रहे हैं, मॉनिटर कर रहे हैं। मैंने इसको क्लोज ऑब्जर्वेशन करने के बाद ये पाया है कि ज़्यादातर कैजुअलिटी उन्हीं लोगों का है जिनका किसी वजह से इम्यून सिस्टम थोड़ा कमज़ोर है, या पहले से ही क्रॉनिक नेचर के बीमारी, चाहे वो ब्लड प्रेशर से संबंधित हो, चाहे वो हार्ट से संबंधित हो, या चाहे रेस्पिरेटरी सिस्टम मुख्य रूप से लंग्स से संबंधित समस्या हो, या किडनी, लिवर, पैंक्रियाज से रिलेटेड समस्या हो, या कई बार नर्वस सिस्टम से रिलेटेड समस्या हो। अगर ऐसे समस्या पहले से अगर किसी को हो तो उन लोगों को ओवरकम करना मुश्किल हो रहा है। इसीलिए हमें ये देखना जरूरी है कि इसका प्रिवेंटिव मेजर जितने भी गवर्नमेंट ने रिलीज करे हुए हैं, जारी करे हुए हैं, और लॉकडाउन के टाइम में ज़्यादातर घर में बैठ करके ये सारे चीज़ें देख ही रहे होते हैं। मैं इसको रिपीट करूं कोई ज़्यादा फायदा नहीं है। आप सबको पता है सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करते हुए अपना पर्सनल हाइजीन को अच्छा रखना है। बार बार जब भी आप बाहर के चीज़ों को टच करते हैं उसके बाद हाथ धोना है। ये सारी चीज़ें आप सबको ऑलरेडी पता है। इन चीज़ों को तो मैं आशा करता हूँ आप पालन कर रहे हैं, और नहीं कर रहे होंगे तो कृपया इसको सीरियसली पालन करें।
और हो सकता है आपको यह समस्या बहुत ज़्यादा नुकसान ना पहुंचाता हो बिकॉज ऑफ योर इम्यूनिटी, योर हेल्थ एंड फिटनेस, लेकिन आपके परिवार में हो सकते हैं छोटे बच्चे हों, हो सकते हैं बड़े बुजुर्ग हों, अगर उन लोगों को ट्रांसफ़र हो गया तो फिर कई बार बचाना मुश्किल हो जाता है। इसीलिए यह समस्या ये एक इंडिविजुअल के लिए नहीं है, आप पूरे परिवार को देखिए, समाज को देखिए। इस हिसाब से भी बेशक आपका फिटनेस लेवल अच्छा हो तो भी आपको ये प्रिवेंटिव मेजर को पूरी तरह से ईमानदारी के साथ पालन करना जरूरी है। और इसको पालन करते हुए अगर आप इम्यूनिटी को बेहतर करने के लिए काम करेंगे तो इसमें 2-3 चीजें एक साथ कॉम्बिनेशन में काम करना पड़ेगा। मैं ये एलोपैथिक डॉक्टर तो हूं नहीं, इसीलिए मैं एलोपैथिक मेडिसिन में क्या क्या चीजें प्रिस्क्राइब किया जा रहा है इन चीजों में मैं ज्यादा डिटेल में जाना नहीं चाहता हूं। लेकिन प्रिवेंटिव मेडिसिन के रूप में, अल्टरनेटिव मेडिसिन के रूप में या होलिस्टिक मेडिसिन के रूप में जितने भी चीजें प्रयोग किए जा रहे हैं यह बहुत हद तक कारगर पाए जा रहे हैं। ऐसे भी एलोपैथिक मेडिसिन में अभी कोई मेडिसिन फाइनल एग्जैक्टली यही मेडिसिन काम करेगा ऐसा कोई मेडिसिन है भी नहीं। तो आपको मैं कहता हूं कि ये होलिस्टिक थेरापी के ऊपर भरोसा रख कर के काम करनी चाहिए। और मैंने पर्सनल सुपरविजन में योग करते हुए कई लोगों को जो ऑलरेडी कोरोना वायरस पॉजिटिव पाए गए थे उन लोगों को ये यौगिक लाइफ स्टाइल के माध्यम से ठीक होते हुए देखा हुआ है। इसीलिए मैं कहता हूं कि ये यौगिक लाइफ स्टाइल जो इम्यूनिटी को बेहतर करता हो, इन चीजों में थोड़ा भरोसा रख करके आपको पालन करना चाहिए। तो इसके लिए सबसे पहले करना क्या है, अगर इम्यूनिटी को बेहतर रखना हो तो सबसे पहली बात आपको फोकस करना है आपका दिनचर्या सही हो। योग इज नॉट ओनली अबाउट एक्सरसाइज, ये बिल्कुल क्लियर हो जाइए। ये एक विज्ञान है, इट इज साइंस ऑफ लिविंग, इट इज आर्ट ऑफ लिविंग। एंड इसका लाइफस्टाइल के साथ कनेक्शन करके आपको देखना है। रात को आप कोशिश करें कि टाइम से सो जाएं, क्योंकि ये शुरुआत सुबह से अच्छा लाइफस्टाइल का शुरुआत करनी है। लेकिन अगर रात को आप लेट तक बैठे रहेंगे, डिजिटल एक्सपोजर करते रहेंगे, तो आप सुबह जल्दी उठ नहीं पाएंगे और रात को नींद भी अच्छी नहीं आएगी। नींद का क्वालिटी अगर सही नहीं रहा तो आपका इम्यूनिटी वहीं से खराब होना शुरू हो जाता है। इसीलिए नींद अच्छी रखनी है तो क्या करेंगे, रात को टाइम से सोएंगे, रात के टाइम में डिजिटल एक्सपोजर हटाएंगे जो आपके हीलिंग प्रोसेस को इंप्रूव करेगा। इंटरनल जो सिस्टम का हीलिंग प्रोसेस है इसको इंप्रूव करेगा, इम्यूनिटी के ऊपर आने वाला लोड को कम करेगा। और दूसरी बात, जब सुबह उठते हैं तो सुबह उठते ही कोशिश करें कि जब भी आपका नींद खुल जाए उसके बाद आलसी होकर के बेड में पड़े रहना नहीं है। आप समय से उठ जाए, जैसे आपका नींद खुल जाए बेड में लंबे समय तक लेटे रहना नहीं है। आप अच्छे से शरीर को स्ट्रेच करेंगे, जिसको हम कहते हैं अंगड़ाई लेना। अच्छे से अंगड़ाई लीजिए, इमीडिएट उठ जाइए और फिर लगभग 2 गिलास आपको सुबह पानी पीना है। और मैं सजेस्ट करूंगा कि गर्म पानी पिएं। गर्म पानी से सफाई, शरीर का इंटरनल सफाई को बहुत सपोर्ट मिलता है। तो गर्म पानी में आप थोड़ा सा नींबू डाल सकते हैं, थोड़ा सा शहद डाल लें और इस पानी को पी करके लगभग 2 गिलास बता रहा हूं, उसके बाद आप थोड़ा बहुत मूवमेंट करिए। पेट साफ होने का चांसेस इससे ज़्यादा बन जाता है। पेट साफ हो जाए उसके बाद आपको सुनिश्चित करनी है कि शरीर के सभी अंगों को एक्टिवेट करना है। एक्टिवेट योर होल बॉडी, जिससे क्या होगा, शरीर पर रक्त संचार सही ढंग से होगा। रक्त संचार जब सही ढंग से होगा तो 2 मेजर काम होते हैं। एक तो सेलुलर लेवल में कोशिकाओं के स्तर पर हर समय जब सेल्स काम करते हैं, कोशिकाएं काम करते हैं, उसको एनर्जी चाहिए होता है। उस एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए ये सारी कोशिकाएं रक्त से पोषण, न्यूट्रिशन को लेते हैं, ऑक्सीजन के हेल्प से उसको जलाते हैं। जब ऐसे जलाते हैं तो राख पैदा होता है वहां, उसको हम कहते हैं मेटाबॉलिक वेस्टेज। ऐसे साथ साथ धुआं भी पैदा होता है, उसको हम कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड।
तो कार्बन डाइऑक्साइड और सेलुलर वेस्टेज दोनों सेल्स के स्तर पर प्रोड्यूस हो रहे होते हैं हर समय। उन वेस्टेज को डिटॉक्स करना, सफाई करना जरूरी होता है। और अगर आप सुबह ये सूक्ष्म व्यायाम अभ्यास करेंगे तो इससे रक्त संचार तेजी से होगा। रक्त संचार तेजी से होने से पूरे शरीर के अंदर से सेलुलर लेवल में से वेस्टेज कलेक्ट होकर के डिटॉक्स डोर में पहुंच जाता है। डाइजेस्टिव वेस्टेज के लिए तो सुबह पानी पी करके थोड़ी देर टहलना मैंने आपको बताया। अगर किसी का पेट साफ सही तरीके से नहीं होता है तो उन लोगों को रात को सोने से पहले 1 चम्मच त्रिफला पाउडर किसी भी मेडिकल स्टोर में पाया जाता है। आप इस चीज को लिख करके रखिए। ऐसे शायद ही दुकान मिलेंगे मेडिकल स्टोर जहां त्रिफला नहीं मिलता हो। इससे आपको ये समझ में आ जानी चाहिए कि त्रिफला कितने यूजफुल चीज होगा। आप त्रिफला रात को 1 चम्मच त्रिफला लगभग 1 कप गर्म पानी में डाल करके पिए। उससे अगर पेट साफ नहीं होता है किसी का तो पेट साफ होने लग जाएगा। और पेट साफ हो जाए उसके बाद सूक्ष्म व्यायाम में शरीर के एक एक जॉइंट्स को नेचुरल मूवमेंट देंगे। फिंगर्स ऐसे मूव होते हैं तो ऐसे ही मूवमेंट कराइए। जैसे रिस्ट जॉइंट क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज होता है तो ऐसे ही कराएंगे। एल्बो आगे पीछे मूव होता है तो ऐसे ही करानी है। शोल्डर रोटेशन क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, आप हाथ को उठा करके भी कर सकते हैं। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज होता है तो ऐसे करेंगे। हाँ, और किसी ने लिखा है इसबगोल। इसबगोल अल्टरनेट के रूप में ठीक है, लेकिन त्रिफला एक तरह से नेक्टर की तरह काम करेगा। इसबगोल ओनली पेट साफ करने के लिए होता है, लेकिन त्रिफला इसमें हरड़, बहेड़ा और आंवला 3 चीज होते हैं। हरड़ पेट साफ करने के लिए इफेक्टिव एजेंट है, बहेड़ा खून साफ करने के लिए इफेक्टिव रहता है, और आंवला विटामिन सी का सबसे अच्छा सोर्स में से एक है जो इम्यूनिटी को बेहतर करने के लिए हेल्प करता है। इसीलिए इसबगोल और त्रिफला कंपेयर करें तो त्रिफला ज्यादा हेल्दी होगा, एक तरह से अमृत के तरह होगा। इसीलिए मैं त्रिफला सजेस्ट कर रहा हूं। ऐसे इसबगोल भी ले सकते हैं, पेट साफ हो जाता है। और सूक्ष्म व्यायाम इस तरीके से एक एक ज्वाइंट्स को आपने नेचुरल मूवमेंट कराया तो उन सभी ज्वाइंट्स में सर्कुलेशन तेजी से होने लगता है। इन ज्वाइंट्स के माध्यम से पूरे शरीर में सर्कुलेशन आता है। उसके बाद आप थोड़ी देर सूर्य नमस्कार करें। और सूर्य नमस्कार जिन लोगों को, अगर आपको वेट भी कम करना हो, फिटनेस, फ्लेक्सिबिलिटी, स्ट्रेंथ, स्टामिना भी अच्छा करना हो तो इसको थोड़ा ज्यादा करें। लगभग 20 से लेकर के 30, 50, 100 सेट तक किया जा सकता है। लेकिन सामान्य इंसान को सूर्य नमस्कार 2 सेट से लेकर के 5 सेट करने से ही थेरापेटिक वैल्यू अच्छा प्रोड्यूस हो जाता है। तो 5 राइट 5 लेफ्ट, तो इस तरह से 10 राउंड हो जाता है। इतना अगर सूर्य नमस्कार करते हैं तो सामान्य लोगों को, जिसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, उनके लिए जो भी रिजल्ट का एक्सपेक्टेशन होगा वो पूरा हो जाता है। ठीक है। और सूर्य नमस्कार करने के बाद कुछ यौगिक आसन करें, खास करके ये चेस्ट रीजन और एब्डोमिनल रीजन को मजबूत करने वाले, क्योंकि कोरोना वायरस के कारण से जो अटैक होता है सबसे ज़्यादा थ्रोट से लेकर के चेस्ट रीजन और एब्डोमिनल ऑर्गन्स में ही ज़्यादा प्रॉब्लम पाया जा रहा है, या इन ऑर्गन्स में प्रॉब्लम हो तो उन लोगों का कैजुअलिटी ज़्यादा हो रहा है। तो इन सिस्टम को मजबूत करने के लिए आप पीठ के बल पर लेट करके पैरों को ऊपर उठा करके थोड़ी देर रोकेंगे और वापस ले आएंगे। पवन मुक्त आसन का अभ्यास हो सकता है, ब्रीज पोज और सेतुबंद आसन जिसको हम कहते हैं, चक्रासन और सर्वांगासन, हलासन, मयूरासन जैसे आसन होते हैं। ये बहुत इफेक्टिवली आपके जो कोर रीजन के साथ साथ मिडिल बॉडी इंक्लूडिंग थ्रोट रीजन को स्ट्रेंथन करते हैं। इसमें कुछ और सिटिंग आसन भी होते हैं, अर्धमत्स्येंद्रासना और उत्तान मंडूकासन, मंडूकासन, गोमुखासन जैसे आसन भी इफेक्टिव होते हैं। इन आसन का अभ्यास करें। उसके बाद आपको खान पान के रूटीन में आना है। ठीक है। आसन करने के बाद हाँ, एक चीज और रह गया कि इसके बाद आपको ब्रीदिंग एक्सरसाइज जरूर करनी है। ब्रीदिंग एक्सरसाइज कम से कम भी 20 से 30 सेकंड अगर करेंगे तो मैंने तो देखा है कि जिनका सिम्टम पॉजिटिव आया था या इवन टेस्ट पॉजिटिव आया था, उन लोगों को भी ये हमने ब्रीदिंग एक्सरसाइज का कोर्स प्रायोरिटी पैकेज के रूप में गाइड किया हुआ है। उसका परिणाम पॉजिटिव ऑप्टिमिस्टिक आया है। इसीलिए मैं ब्रीदिंग एक्सरसाइज को कंपलसरी प्रैक्टिस के रूप में आपको सजेस्ट करूंगा। ब्रीदिंग एक्सरसाइज में आपको भस्त्रिका करना है।
भस्त्रिका कई तरह से किया जा सकता है। एक सामान्य भस्त्रिका यह है कि आप लंबी श्वास लें, पूरी श्वास को खाली करें, लंबी श्वास लें, पूरी श्वास को खाली करें। इस तरह से लगातार श्वास को तेजी से लेना और छोड़ने का क्रिया, इसको हम भस्त्रिका कहते हैं। जो लोग स्वस्थ हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एज के हिसाब से भी बिलो 40-50 एज की कैटेगरी में है, तो उन लोगों को स्पीड बढ़ानी चाहिए जितनी तेजी से हो सके। इस तरह से इस तरह से तेजी से ब्रीद इन ब्रीद आउट करें। जब भी थकान हो, थोड़ी देर विश्राम करके आंखें बंद करके संपूर्ण शरीर पर आए हुए प्रभाव को ऑब्जर्व करेंगे। इससे बहुत थोड़ी देर में ही शांति मिलती है। मन में आए हुए सारे विचार दूर हो जाते हैं, मन शांत हो जाता है, शरीर के अंदर ऊर्जाओं का तेजी से विस्तार होने लगता है और शरीर इमीडिएटली हीलिंग मोड में चली जाती है। इससे जो कोरोना वायरस के जो वायरस अंदर जाकर के म्यूटेशन करने लगे होते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम द थ्रोट रीजन टू रेस्पिरेटरी पाइप, जिसमें ब्रोंकस या ब्रोंक्यूल्स या लंग्स के अंदर के जो पार्ट है जिसको हम लोग प्लूरे कहते हैं या एल्बुलाई कहते हैं, उन रीजन में जाकर के कोरोना वायरस को सेटल होने या म्यूटेशन करने स्टार्ट करने से बचाने के लिए, रोकने के लिए ये मूवमेंट बहुत इफेक्टिव है। अनसेटल करेगा, रिमूव करने के लिए आसान बना देगा। और इसके बाद कपालभाति एक टेक्निक है। ऐसे कपालभाति टेक्निक करेंगे तो इससे उन वायरस को अनसेटल करते हुए रिमूव करने के लिए इजी हो जाता है। हमारा फिर इम्यून सिस्टम उसको आसानी से टैकल कर पाता है। और किसी ने लिखा है, सुषमा लाल जी ने लिखा है कि हरड़ ही अगर ले लें तो, मैंने कहा हरड़ ले सकते हैं, पेट साफ करने के लिए बहुत अच्छा इफेक्टिव एजेंट है। मैंने पहले ही कहा कि हरड़ पेट साफ करने के लिए मुख्य रूप से इफेक्टिव है, तो ओनली पेट साफ करना हो तो हरड़ से काम चल जाएगा। अगर आप त्रिफला लेंगे तो इसके मल्टीपल बेनिफिट होते हैं, इसीलिए इसको मैं अमृत की तरह मानता हूं। और अगर त्रिफला अवेलेबल ना हो तो हरड़ से भी पेट साफ हो जाता है। ठीक है, खैर। और ब्रीदिंग एक्सरसाइज में भस्त्रिका और कपालभाति करने के बाद, ब्रीद आउट करने के बाद श्वास को जितनी ज्यादा देर तक रोक सकते हैं रोकने का अभ्यास करें। इससे गैस एक्सचेंज प्रोसेस को भी सपोर्ट मिलता है और लंग्स के अंदर के जो कोशिकाएं हैं, सेल्स है, टिश्यूज है, इनको मजबूती मिलती है, जो फॉरेन बैक्टीरिया या वायरस को फाइट आउट करके डिटॉक्स करने के लिए बहुत यूजफुल हो जाएगा। इसीलिए ब्रीद आउट करने के बाद श्वास को जितनी ज्यादा देर तक रोक सकें उतना अच्छा होगा। और इसके बाद आपको क्या करना है, थोड़ी देर आंखें बंद करके मौन रहकर शरीर को ऑब्जर्वेशन करना है। सिर से पांव तक और पांव से सिर तक प्राण ऊर्जा के प्रवाह को अनुभव करेंगे। दिस इज व्हाट इज द नेचुरल प्रोसेस विच इज फ्लोइंग इन द बॉडी। नेचर इज वर्किंग क्लोजली विद अस। हमारे शरीर के अंदर जितने भी इंटरनल ऑर्गन्स काम करते हैं उनको अगर ऑब्जर्व करेंगे तो आपको समझ में आएगा आपकी इच्छा के मुताबिक ये काम कर नहीं रहे होते हैं, ये नेचुरली कंडीशंस को देख करके काम करता है। अगर प्रॉब्लम है तो उसको सेल्फ हील करने में लगा रहता है। ये कौन करा रहा है? नेचुरल एनर्जी करा रहा है, यूनिवर्सल एनर्जी करा रहा है, कॉस्मिक एनर्जी करा रहा है। इसी को आप गॉडली एनर्जी कह सकते हो। दैट इज वर्किंग क्लोजली टू हेल्प यू। इसको ऑब्जर्व करिए, इससे आपको अंदर से शांति मिलती है, आनंद मिलता है। आपके मन में आए हुए जो विचार है, कुविचार है या नेगेटिव विचार है, तनाव देने वाले विचार है, वो शांत हो जाते हैं, जिससे शरीर अपने आप को हीलिंग के लिए, रिपेयरिंग के लिए, मेंटेनेंस के लिए, ऑप्टिमाइजेशन के लिए तैयार हो जाता है। और इतनी ब्रीदिंग एक्सरसाइज और थोड़ी देर मेडिटेशन करने के बाद नेक्स्ट कोर्स आपको देखना है खान पीन में। खान पीन में क्या करना है, सुबह का ब्रेकफास्ट आपको कोशिश करना चाहिए कि होलिस्टिक हो और रिच न्यूट्रिशियस हो। तो इसमें क्या लेंगे आप, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, मिनरल्स, विटामिन्स, ऐसे न्यूट्रिशंस के कैटेगरीज होते हैं। ये सारे चीज़ें ब्रेकफास्ट के टाइम में इंक्लूड हो जाए, सुनिश्चित करने की कोशिश करेंगे। इसमें क्या करेंगे, हो सके तो फ्रूट्स और स्प्राउट्स, ड्राई फ्रूट्स जरूर इंक्लूड हों। फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स, स्प्राउट्स, क्वांटिटी बहुत ज़्यादा नहीं लेना होता है।
ज़्यादातर लोग बीमार होते हैं ओवर ईटिंग के कारण से, बहुत कम लोग बीमार होते हैं अंडर ईटिंग के कारण से, माल न्यूट्रिशन के कारण से। कुछ लोग डाइटिंग करने के चक्कर में माल न्यूट्रिशन की अवस्था में पहुंच जाते हो, अलग बात है। अदरवाइज ज़्यादातर लोगों को समस्या होती है ज़्यादा खाने के कारण से। तो आपको खाना बहुत ज़्यादा नहीं खाना होता है। आपका जितना भूख होगा ना, उसका आधा भाग, पेट का जो कैपेसिटी है उसका आधा भाग ही खाने से काम चल जाता है। तो आपको नॉर्मली आपका मेहनत के हिसाब से, बॉडी साइज के हिसाब से आपका भूख एक तरह से एक लेवल में होता है, इसलिए सबका एक ही बोल नहीं सकते, लेकिन फिर भी आपको जितना भूख होगा उसका आधा भाग तो सॉलिड खाना से भर सकते हैं। लगभग 1/4 भाग लिक्विड फूड, जिसमें आप सूप वगैरह, और सुबह के टाइम में अगर लेते हैं तो दूध या ग्रीन टी इंक्लूड कर सकते हैं। हाँ, ग्रीन टी बोलते समय मेरे को याद आया कि आपको एक नेचुरल काढ़ा बना करके पीना चाहिए। इम्यूनिटी अगर अच्छा रखना हो ना, एंटीऑक्सीडेंट बहुत अच्छा एजेंट है इम्यूनिटी को सपोर्ट करने के लिए। शरीर के अंदर जो फ्री रेडिकल्स होते हैं और ऐसे ही घूम रहे हुए सेल्स के जो पार्टिकल्स होते हैं, उनको सेलुलर रिपेयरिंग मेंटेनेंस में यूटिलाइज करना और जो फालतू चीज़ है उसको डिटॉक्स करना, इसके लिए जो एजेंट काम करता है, जिसको एंटीऑक्सीडेंट कहते हैं। एंटीऑक्सीडेंट के रिच जो सोर्सेस होते हैं, हम लोग सामान्य रूप से घर में मसाले के रूप में यूज़ करते हैं, चाहे वो अदरक हो, हल्दी हो, और तेज पत्ता हो, या जो सिनामन है ना, और इसी तरीके से लौंग हो, काली मिर्च हो, तुलसी पत्ता, ये बहुत रिच एंटीऑक्सीडेंट के सोर्सेस हैं। आपको इन चीज़ों को रेगुलर रूटीन में लेनी है। अगर आपको इम्यूनिटी अच्छा रखना है ना, तो इन चीज़ों को बहुत रूटीन में रखना चाहिए होता है। और ये सारे गर्म नेचर के होते हैं। अगर ये गर्म नेचर की चीज़ें खा रहे हो आप थोड़ा ज़्यादा, तो उस समय आपको पानी ज़्यादा पीना पड़ेगा। अगर पानी ज़्यादा नहीं पिएंगे तो इससे आपको बहुत ज़्यादा गर्मी लगने लगेगी। इसीलिए पानी का इंटेक थोड़ा बढ़ा लीजिए, उससे और फ़ायदा ही होता है। डिटॉक्स करना, फ्लश आउट करना आसान हो जाता है। तो पानी का इंटेक थोड़ा बढ़ाते हुए अब आप सब्जी में ये जो मसाले हैं इसका प्रयोग करिए। और साथ में काढ़ा जो मैं बता रहा था, उसमें अदरक, काली मिर्च, लौंग, तुलसी पत्ता, इलायची, इनमें से जो भी चीज़ें 2-3 चीज़ें अवेलेबल हो, इन चीज़ों को डाल करके उबाल लीजिए। उबालने के बाद इसको जब ग्लास में डालते हैं तो वहाँ थोड़ा सा नींबू और शहद डाल लीजिए और उसको पीना है। आपको दिन में कम से कम 3 से 4 कप पीना है। इससे आपका जो इम्यून सिस्टम को बहुत बड़ा सपोर्ट मिलेगा। और साथ में मैंने विटामिन सी पहले भी बोला था, इम्यूनिटी को सपोर्ट करने के लिए बहुत अच्छा एजेंट है। और विटामिन सी के सोर्सेस होते हैं, जितने भी खट्टे फल होते हैं मेजर सोर्स हैं, चाहे वो नींबू हो, आंवला हो, और संतरा हो, मौसमी, कीनू, और इसी तरह से कीवी, इस तरीके के बहुत सारे फल हैं। ये विटामिन सी और जो चेरीज वगैरह, बेरीज वगैरह होते हैं, ये विटामिन सी के अच्छे सोर्स होते हैं। इसका थोड़ा बहुत इंटेक मॉर्निंग टाइम में ज़रूर हो तो अच्छा रहेगा। और ये दो ही चीज़ से काम चलने वाला नहीं है। निश्चित रूप से बैलेंस डाइट के रूप में आपको सारी चीज़ें लेनी है। इसीलिए मैं 5 न्यूट्रिएंट्स गिना रहा था। ये सारी चीज़ें आपको रूटीन में इंटेक होनी चाहिए, लेकिन ये दो चीज़ें जो विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट को थोड़ा सा बढ़ाना है, ठीक है। और साथ में जब आप इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे तो आपका इम्यून सिस्टम को एक तरह से बहुत बड़ा बूस्ट मिल जाएगा। और साथ साथ माइंड को पॉजिटिव रखना भी बहुत ज़रूरी है। आप पूरे दिन बहुत ज़्यादा क्राइम रिलेटेड न्यूज़ में अपने आप को इंगेज नहीं करेंगे। कोशिश करिए कि घर में जितने भी लोग हैं, उन लोगों के कुछ पॉजिटिव क्वालिटीज़ को लिस्ट आउट करिए और उन पॉजिटिव क्वालिटीज़ को उनके साथ डिस्कस करिए। इससे घर का माहौल पॉजिटिव होता है। मैं कुछ दिन पहले न्यूज़ देख रहा था, इस लॉकडाउन के टाइम में बहुत सारे जो इंटरनल जो घर के अंदर कन्फ्लिक्ट के कारण से कई सारे डेथ हुए हैं। डोमेस्टिक वायलेंस बहुत ज़्यादा बड़ा समस्या है। लॉकडाउन के टाइम में तो पूरे परिवार को घर में रहना पड़ रहा है।
अगर आपने पॉजिटिव क्वालिटीज़, घर के परिवार के पॉजिटिव क्वालिटीज़ को लिस्ट आउट करके उनको कभी न कभी ऐसे अनुकूल वातावरण में उन चीज़ों के बारे में डिस्कस किया, तो जिसको भी हर एक इंसान का पॉजिटिव क्वालिटीज़ होता ही है, तो उस पॉजिटिव क्वालिटी को आपने डिस्कस किया तो सबको फायदा भी होगा, माहौल भी पॉजिटिव होगा। जिसके पॉजिटिव क्वालिटीज़ को आप अप्रिशिएट कर रहे हो वो भी खुश होंगे, पूरा घर का माहौल पॉजिटिव होगा। इससे जो तनाव पैदा होता है ना घर में, वह तनाव एक साथ पूरे परिवार का पॉजिटिव हो जाएगा, जो इम्यूनिटी को अच्छा रखने के लिए एक बेसिक रिक्वायरमेंट में से एक है। माइंड जितना नेगेटिव होगा उतनी ज़्यादा हमारा इंटरनल सिस्टम एडजस्ट होकर के इम्यूनिटी पुअर हो जाता है। तो इस बात को भी हमेशा ध्यान में रखें। अपने बड़े लोगों को थोड़ा बहुत अप्रिशिएट करिए, उनके कुछ अच्छे अचीवमेंट के बारे में बात करिए, उसको लर्न करने के, उससे कुछ इंस्पिरेशन लेने के संकल्प करिए, उनके साथ इन चीज़ों को डिस्कस करिए। बच्चों को अपने बड़ों के बारे में जो भी पॉजिटिव चीज़ें हैं उनको शेयर करिए, जिससे बच्चे भी इंस्पायर होंगे। आपके परिवार का माहौल पॉजिटिव होगा, जो इम्यूनिटी को अच्छा रखने के लिए एक आधार बन जाएगा। और आपका जो लंच है मॉडरेट क्वांटिटी का होना चाहिए, और इसमें आप अपने हिसाब से जो भी दाल सब्जी और वेजिटेबल सैलेड इंक्लूड करें। इसमें भी ये ध्यान रखना है कि क्वांटिटी पोर्शन जो ज़्यादा लेते हैं वो लोग खुद बीमारी को निमटा देते हैं, तो इस बात को ध्यान में रखें। बहुत ज़्यादा क्वांटिटी खाना अच्छा नहीं है। अगर भूख लगे तो थोड़ा बहुत फ्रूट्स या ड्राई फ्रूट्स या इस तरीके की चीज़ें बीच बीच में आप ले भी सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन एक ही बार में पेट भर करके ऊपर तक खाना जो भी खाते हैं, एक तो उनका वजन बढ़ जाता है, उनका पेट खराब हो जाता है, पेट बड़ा फूल जाता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा खाना खाए एक टाइम तो पचने के बाद वो कंज्यूम तो होता नहीं इतनी जल्दी, तो फिर वो जो एक्स्ट्रा कैलोरी गया है वो फैट में कन्वर्ट होकर के पेट के रीजन में डिपॉजिट होता है। फिर पेट के रीजन में बहुत सारे वाइटल ऑर्गन्स काम करते हैं, उनके वर्किंग एफिशिएंसी को यह एडवर्सली इफेक्ट करता है। वर्किंग एफिशिएंसी वाइटल ऑर्गन का कम होने का मतलब इम्यूनिटी भी पुअर हो जाना होता है। लॉन्ग टर्म में जा करके ये पूरे सिस्टम को कमज़ोर कर देता है, तो इसको ध्यान में रखेंगे। जो लोग ज़्यादा मोटे होते हैं उन लोगों को हेल्थ समस्या एक के बाद दूसरे लगे ही रहते हैं, तो ये ध्यान रखना है। रात का टाइम आपको जितना हो सके लाइट खाना खाना है। गरम वेजिटेबल सूप आप, मैं तो कहता हूँ कि एवरीडे रखिए, वेजिटेबल चेंज कर लीजिए, लेकिन वेजिटेबल सूप ज़रूर लें, रोज़ लें, इससे बहुत फ़ायदा होता है। डिनर हमेशा लाइट रखनी है, जितना हो सके जल्दी करना है, और खाने और सोने के बीच में कम से कम 2 घंटे का गैप सुनिश्चित करें। जिन लोगों को नींद अच्छी ना आती हो, रात को थोड़ा बहुत गर्म पानी बाल्टी में भर करके रखें, उसमें थोड़ा नमक डाल करके पैरों को 10 से 20 मिनट तक डिप करके रखें, जिसको हम हॉट फुट बाथ कहते हैं, गर्म पाद स्नान। इसको करने से नींद भी अच्छी आती है, और अगर जॉइंट्स में दर्द हो उसमें भी आराम मिलता है। नींद अच्छी आती है तो फिर शरीर अपने आप को सेल्फ हील, रिपेयरिंग और मेंटेनेंस अच्छी तरह से कर पाती है, जिससे इम्यूनिटी और बेहतर हो जाता है। ये बेसिक चीज़ें हैं। मेरे ख्याल से आधा घंटे के लिए बात किया था, और कितने हो गया, आधा घंटे होने वाले हैं। और मैं कोई आपके क्वेश्चंस हों तो इन क्वेश्चंस को एक बार देख लेता हूँ। यहाँ कुछ क्वेश्चंस और बाद में आए थे। अ, क्या काढ़ा पीने से फ़ायदा होगा? मैंने इसको पहले भी इंक्लूड किया है, काढ़ा पीने से ज़रूर फ़ायदा होगा। एक किसी ने लिखा है कि गिलोय, एक मैं देख रहा था थोड़ी देर पहले, लेट मी चेक द मैसेज। गिलोय एंड एलोवेरा खाली पेट लेना चाहिए। हाँ, गिलोय और एलोवेरा खाली पेट लेना चाहिए। इन दोनों का इम्यूनिटी को बेटर करने के लिए भी बहुत अच्छा इफेक्ट है। और गिलोय लेने से हमारा बॉडी का जो एक तरह से इम्यून सिस्टम, इम्यून सेल्स को बहुत बड़ा सपोर्ट मिलता है। उनका जो कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए इसको एक मेजर एजेंट के रूप में आप समझ सकते हैं। कई लोगों को जैसे मलेरिया या कंटिन्यूस जो अनकंट्रोल फीवर होता है, डेंगू वगैरह होता है, ऐसे में भी गिलोय का बहुत अच्छा परिणाम पाया गया है। और ये बॉडी में कंटिन्यूस जो फीवर कंट्रोल नहीं हो रहा हो
तो गिलोय के 2 से 3 टैबलेट आजकल, क्योंकि आप ऐसे आपके आसपास में पेड़ हो तो उसको काट करके उबाल करके उसको हल्का सा कूट करके उबाल लीजिए, उस उबाल करके उस काढ़ा को आप दिन में 4-5 बार पी सकते हैं। अगर ये उपलब्ध नहीं है तो आ, आप गिलोय के टैबलेट मार्केट में मिल जाते हैं, पतंजलि का भी है और कई सारे कंपनी का भी होगा। तो ये 2 टैबलेट एक टाइम में, सुबह दिन को शाम को 2-2 टैबलेट 3 बार ले लें, इससे कोई नुकसान नहीं होता। ये एक तरह से फूड सप्लीमेंट के तरह है, ये कोई उतना ज़्यादा केमिकल बेस्ड मेडिसिन के तरह बहुत ज़्यादा नुकसान करता है ऐसा नहीं है। हाँ, ऑब्वियसली अगर खाना भी जब बहुत ज़्यादा खाएंगे तो नुकसान करेगा, ऐसे ही गिलोय के टैबलेट भी एक साथ बहुत ज़्यादा खाएंगे तो नुकसान करेगा। इसीलिए मैं बता रहा हूँ, लगभग 2 टैबलेट आप सुबह दिन में और शाम को ले लीजिए। इससे फीवर नेचुरली कंट्रोल होता है, इम्यून सिस्टम को एक तरह से बूस्ट मिलता है। और जो एलोवेरा है, एलोवेरा में एक तरह से ये सफाई का एजेंट है, ये बहुत अच्छा है। आपको सुबह के टाइम में आप एलोवेरा अगर हो सके तो ज़रूर ले। इससे इसमें 2 मेजर एजेंट होते हैं, बहुत सारे जो एसेंशियल एमिनो एसिड्स होते हैं जो सेलुलर हीलिंग के लिए, रिपेयरिंग के लिए, मेंटेनेंस के लिए इफेक्टिव होते हैं। लेकिन दो जो एजेंट है, लिग्निन और सैफनिन कहते हैं। जो लिग्निन एजेंट होता है वो एक पेनिट्रेटिव एजेंट है, जो भी आपके अंदर आपने जो न्यूट्रिशंस वगैरह ग्रहण करे होंगे उनको भीतर तक पहुंचाता है, सेल्स के लेवल तक पहुंचाएगा, पेनिट्रेट कराएगा। और उसमें जो सेफोनिन एक कंटेंट होता है वो सफाई का काम करता है, एक तरह से साबुन की तरह काम करता है, सेलुलर लेवल में पोषण को पहुंचाना और उसको सफाई करके गंदगी को बाहर निकालना, ये इसका विशेष क्वालिटी है। इस वजह से एलोवेरा बहुत अच्छा है। इवन जो कॉस्मेटिक्स में एलोवेरा डाला जाता है, यही कारण है कि वो कॉस्मेटिक्स में जो भी नॉरिशिंग एजेंट होंगे उनको भीतर तक पहुंचाने के लिए इफेक्टिव है। इस वजह से आजकल बहुत सारे कॉस्मेटिक्स में एलोवेरा यूज किया जाता है। आप इतना समझ सकते हैं, जहर को हाथ में रखने से कोई फर्क नहीं पड़ता, जीभ में जाएगा तो इफेक्ट करता है। लेकिन जहर में भी अगर थोड़ा सा एलोवेरा ड्रॉप मिला दें तो वो अंदर खाने से जो नुकसान हो रहा होता है ऐसे ही नुकसान करेगा। एलोवेरा इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पेनिट्रेटिव एजेंट है, तो इसीलिए आप ले सकते हैं, इससे आपको फ़ायदा होगा। और फलों को खाली पेट खाना चाहिए। फल नॉर्मली सुबह के टाइम में ऑब्वियसली खाली पेट ही खाया जाता है, सबसे ज़्यादा अच्छा है। और खाना खाने के बाद कई लोग फल खाते हैं या मीठा खाते हैं। ऐसे मैं कहूँ, मीठा तो शुगर मेड मीठा तो बहुत ही कंट्रोल करना चाहिए। जो लोग बहुत ही ज़्यादा फिजिकल मेहनत करते हैं वो लोग तो फिर भी पचा लेते हैं। अदरवाइज जो लोग सेडेंट्री लाइफ लीड करते हैं उनके लिए चीनी से बने हुए प्रोडक्ट एक तरह से अब जहर की तरह होते हैं। मीठे जहर जो शुरू में पता नहीं लगता, लॉन्ग टर्म में जा करके ये नुकसान बहुत ज़्यादा करते हैं। क्योंकि जब शुगर आप पूरी तरह से शुगर में मिठाई वगैरह लेते हैं तो इमीडिएटली ब्लड में ग्लूकोज का लेवल स्पाइक हो जाता है, बढ़ जाता है। उसको इमीडिएट कंट्रोल करने के लिए पेंक्रियाज को ओवर एक्टिव होना पड़ता है। अगर आपने क्वांटिटी ज़्यादा ले रखा है तो पेंक्रियाज के एक्टिव होकर के इंसुलिन डालने से इनफ नहीं होता, फिर लीवर को एक्शन में आने पड़ता है। लीवर उसको फैट में कन्वर्ट करके अपने आप को फैटी लीवर बना करके उसको स्टोर करता है। अगर वो क्वांटिटी और ज़्यादा होगा तो इससे इसके भी बस नहीं होती और उसके बाद फिर किडनी एक्शन में आना पड़ता है। इस तरह से लीवर, पेंक्रियाज और किडनी सबको खराब करने का कारण बन सकता है एक्सेसिव वाइट शुगर मेड जो स्वीट्स होते हैं उसका कंजप्शन। तो इसीलिए शुगर को कंट्रोल रखनी है। और गीतांजलि गर्ग जी कह रहे हैं कि कुछ कनेक्शन प्रॉब्लम था। ये शायद इसी पेज में ये बाद में लाइव रहेगा, इसको पोस्ट किया जाएगा, आप इसको बाद में भी देख सकते हैं। और डाइजेशन कैसे इम्प्रूव करें, मानसी माथुर जी कह रहे हैं। डाइजेशन इम्प्रूव करने के लिए एक तो बॉडी क्लॉक को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। आपका रात को सोने का टाइम, सुबह उठने का टाइम और दिन में खाने का टाइम, ये टाइम टेंटेटिवली फिक्स टाइम में होना चाहिए। थोड़ा बहुत प्लस माइनस बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन टेंटेटिव फिक्स होना ज़रूरी है, जिससे बॉडी उस तरीके से प्रिपेयर हो जाती है। और रात का खाना थोड़ा गर्म नेचर का खाना हो और हल्का खाना हो, और सुबह का ब्रेकफास्ट प्रॉपर रिच न्यूट्रिशियस और कंप्लीट भोजन हो,
और फिर लंच मॉडरेट लेवल में क्वांटिटी के हिसाब से भी और हैवीनेस के हिसाब से भी हो। इन चीज़ों को तो सुनिश्चित करना बहुत ज़रूरी है अगर आप डाइजेस्टिव सिस्टम को अच्छे हालत में रखना चाहते हो। उसके साथ साथ मैंने कहा कि खाना खाने के बाद आप 1 कप बॉइलिंग वाटर लें और उसको धीरे धीरे पीते रहें। 1 कप मैंने बोला, 1 ग्लास भी नहीं बोला हुआ है। और मैंने पानी नॉर्मल नहीं बोला है, बॉइलिंग बोला है। तो बॉइलिंग वाटर 1 कप खाना खाने के बाद पी लें, तो धीरे धीरे ही पिया जाएगा। तो इससे डाइजेस्टिव फायर को सपोर्ट मिलता है। और रात को आप त्रिफला रेगुलर ले सकते हैं, इससे भी डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत सपोर्ट मिलता है। इन बातों को ध्यान में रखेंगे तो आपको डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड प्रॉब्लम नॉर्मली नहीं होना चाहिए। कई लोगों को गैस्ट्रिक एसिडिटी रहता है, कॉन्स्टिपेशन तो मैंने जो बताया उन्हीं से ठीक हो जाएगा। लेकिन जिन लोगों को एसिडिटी बहुत ज़्यादा होगा उनको मल्टीपल वैरायटी के खाना अगर खा रहे हो तो इसको कंट्रोल करना है। एक टाइम में कम से कम वैरायटी खाना खाना जरूरी होता है। जिन लोगों को एसिडिटी पहले से हो रखा है उनके लिए तो ये कंपलसरी है। और 2 तरह के प्रोटीन एक साथ ना लें। प्रोटीन के सोर्स तो ऐसे पत्ते वाले साग सब्जी में भी होता है। मैंने जो पोषण के बारे में बात कर रहा था, पत्ते वाले साग सब्जी भी बहुत ज़रूरी है, हाँ, इम्यूनिटी को इम्प्रूव करने के लिए, क्योंकि ये होलिस्टिक न्यूट्रिएंट्स के सोर्स है। इसमें सारे न्यूट्रिशन है। साग सब्जियों में, पत्ते वाले में खास करके, ऐसा कोई न्यूट्रिशन नहीं है जो उसमें नहीं मिलता हो। इसीलिए जिसको अगर कैल्शियम डेफिशिएंसी हो, मैंने इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया है, जिसको कैल्शियम डेफिशिएंसी हो, लगातार 30 से 50 ग्राम पत्ते, चाहे वो साग हो या पुदीना हो, और साग में भी बहुत तरह के होते हैं, पालक हो और राई हो और कोरिएंडर हो, मिंट हो, इस तरीके के जो भी खाया जा सकता है उनको, चाहे वो सैलेड के फॉर्म में हो, चटनी के फॉर्म में हो, जूस के फॉर्म में हो, रोज लें तो कैल्शियम डेफिशिएंसी भी खत्म हो जाता है, नॉर्मल हो जाता है। विटामिन डी का डेफिशिएंसी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है ना लोगों को, इसमें भी बहुत इसका इफेक्ट है, आराम हो जाता है, विटामिन डी नॉर्मल हो जाता है। क्योंकि पत्तों में ना सारे न्यूट्रिएंट्स पहले से ही होते हैं, बस इसको बहुत ही ज़्यादा, जैसे पालक पनीर बनाते हैं बहुत ज़्यादा पका करके, ऐसे नहीं करना। कम से कम पकाया हो, पका करके अगर ले रहे हैं तो, सैलेड हो रहा है तो नेचुरल फॉर्म में हो, प्रॉपरली साफ करें, तो इसका बहुत अच्छा इफेक्ट है। तो इससे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए भी हेल्प मिलता है, क्योंकि इसमें रॉफेज का मात्रा बहुत ज़्यादा है, सफाई करने में आसान हो जाता है। और डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए मैं बता रहा था कि मल्टीपल प्रोटीन, मिल्क आइटम, मिल्क से बने हुए जितने भी परिकार है, और साथ में मीट के प्रोडक्ट, चाहे किसी भी जानवर का मीट हो या मछली, अंडा, ये, और साथ में दाल के जितने भी वेराइटीज है, ये मेजर सोर्स है प्रोटीन के। अगर आपने मीट लिया हुआ है एक समय में, तो उस समय आपको, अगर आपको डाइजेशन से ज़्यादा प्रॉब्लम है, डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो आपको मीट के लिए हुए टाइम में दूध के आइटम या दाल के आइटम बिल्कुल भी नहीं लेना है। अगर आपको डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड प्रॉब्लम पहले से हो, तो उस समय अगर आप मिल्क का कोई भी आइटम ले रहे हो, तो उस समय चाहे दही ले रहे हो, छाछ ले रहे हो, तो भी आपको उस समय दूसरी चीज़ें, दाल वाले कैटेगरी के प्रोटीन या मीट कैटेगरी के प्रोटीन मिक्स नहीं करना है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट इम्प्रूवमेंट है जो करना है। साथ में खाना खाने के बाद आप 1 चम्मच सौंफ रोज खा लें। खाना खाने के बाद 1 चम्मच सौंफ, जो हम लोग नॉर्मली खाना खाने के बाद खाते हैं, खास करके रेस्टोरेंट वगैरह में तो रखा होता है रेगुलर उसमें, तो आप इसको रूटीन बना लें, इससे बहुत आराम मिलेगा। दूसरा तरीका है कि सुबह सुबह ही आप सौंफ को उबाल लें और उसका पानी पी लें, उसमें थोड़ा गुड़ डाल करके, या गुड़ खाना खाने के बाद एक छोटा सा गुड़ का टुकड़ा रोज ले लें। और खाना बहुत ज़्यादा भर के नहीं खाना, ये तो सबके लिए है। जो लोग खाना भर कर के ऊपर तक खा लेते हैं, उन लोगों को खाना पचाने के लिए एसिड ज़्यादा बनेगा। एसिड ज़्यादा बनेगा तो इंटरनल जो इनर वॉल है स्टोमक का, उसको जलाएगा। और इनर वॉल अगर जल गया, एसिड से तो जलता ही है ना, तो इनर वॉल जल गया तो फिर डाइजेशन अपने आप पुअर होने लग जाता है।
इस बात को ध्यान में रखेंगे। बहुत सारा गरिष्ठ भोजन ग्रहण नहीं करेंगे, उसको पचा करके निकालने में बहुत मुश्किल होता है, टाइम लगता है, जिसके कारण से वो अंदर सड़ जाता है तो गैस बनता है। इसीलिए आपको फ्रेश फ्रूट्स वेजिटेबल्स मेजर पोर्शन के रूप में रखना होता है। और अनाज लेते हैं तो जितना हो सके होल ग्रेन फॉर्म में लेना है, कम से कम प्रोसेस फॉर्म में लेना है, वही सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होता है। ज़्यादा प्रोसेस फैक्ट्री मेड प्रोडक्ट डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए भी या किसी दूसरे सिस्टम के लिए भी यूज़फुल उतना नहीं होते हैं, इस बात को ध्यान में रखेंगे। और कमर दर्द के लिए क्या लेना चाहिए, किसी ने लिखा है ना। और कमर दर्द के लिए ऐसे तो कमर दर्द के पहले तो कारण को देखना होता है, तभी एक्चुअल ट्रीटमेंट हो पाता है। ज़्यादातर लोगों का पोस्चर गलत होता है, थोड़ी देर में बैठ करके झुक करके बैठने का आदत हो जाता है। जब रिलैक्स होने का मतलब लोग शरीर को ढीला छोड़ना समझते हैं, तो इससे स्पाइनल जॉइंट्स को बाइंड करने वाले मसल्स, जैसे आप ऐसे देखेंगे, ये ऐसे आगे की ओर झुक करके बैठेंगे तो ये अंदर वाले साइड में कंटिन्यूस दबाव बना हुआ है, बाहर वाले साइड में कंटिन्यूस खिंचाव बना हुआ है। तो ज़्यादा खिंचाव से भी थकान आएगा, ज़्यादा दबाव से भी थकान आएगा। इसका एग्जाम्पल है कि आप एक ग्लास पानी हाथ में लेकर के 1 घंटे तक बैठे रहेंगे तो एक ग्लास पानी से ही हाथों में नमनेस आ जाएगा। क्यों? क्योंकि कंटिन्यूस एक ही पोजीशन में हो गया, सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं हुआ और एक्टिवेशन प्रॉपर नहीं हुआ, तो मसल स्ट्रेंथ धीरे धीरे खत्म हो जाता है। सेलुलर वेस्टेज जो बना हुआ है वह फिर इकट्ठा होकर के न्यूट्रिशन ग्रहण करने का जो रास्ता है उसको बंद कर देता है, तो नर्व्स, मसल्स, सेल्स, टिश्यूज कमज़ोर होने शुरू हो जाते हैं। बैक का भी यही हाल होता है, इसीलिए बैक को हमेशा स्ट्रेट रखने का आदत बनाइए और नेचुरल मूवमेंट बीच बीच में देना है। इसमें बैक की जो एक्सरसाइज होते हैं, बैक साइड बेंडिंग, फॉरवर्ड बेंडिंग और लेटरल बेंडिंग मीन्स साइड बेंडिंग एंड ट्विस्टिंग, ये 4 तरह के बेंडिंग हो पाते हैं बैक में। तो इन चारों तरह के बेंडिंग को एक्सरसाइज को आपको रोज करनी है, लेकिन फॉरवर्ड बेंडिंग करते समय बैक को राउंड ना करके फ्लैट रख करके जाएंगे, जिससे बैक मसल्स में स्ट्रेंथनिंग इफेक्ट आता है। बैक मसल्स अगर स्ट्रांग होंगे तो फिर जो वर्टेब्रल रीजन के गैप को मेंटेन करते हुए सही हालत में बनाए रखने का बैक मसल्स का कैपेसिटी बना रहता है, तो उन लोगों को बैक पेन नहीं होगा। तो इसके लिए आपको पेट को भी थोड़ा सा टाइट करना पड़ता है, तभी बैक मसल्स भी टाइट और स्ट्रांग होते हैं। अगर ढीला रखेंगे तो ये बैक मसल्स कमजोर होंगे, कमजोर मसल्स आपके वजन को उठा नहीं पाएंगे, वजन फिर ज्वाइंट्स के अंदर कोलैप्स हो जाता है, फिर दो हड्डियों के बीच में, दो वर्टेब्रे के बीच में जो कार्टिलेज स्ट्रक्चर होता है जहाँ से स्पाइनल नर्व्स निकले होते हैं, वहाँ फिर वो दबाव क्रिएट होता है। कभी कभी तो पूरा घिस करके हड्डी एक दूसरे के साथ टच भी कर लेते हैं। अगर टच कर लिए तो उन नसों में दबाव आ गया तो फिर बहुत सीवियर दर्द होता है। तो इसीलिए मसल स्ट्रेंथ मेंटेन करके इस गैप को मेंटेन करने में अपने आप को हेल्प करना चाहिए। और किसी ने खजूर शुगर वाले ले सकते हैं क्या, ये लिखा है। अगर किसी को शुगर हो तो उनको एक चीज तो क्लियर होना है कि प्रोसेस्ड शुगर तो बिल्कुल भी नहीं लेना है, और फैक्ट्री मेड प्रोडक्ट, खास करके खाने के प्रोडक्ट्स, पूरी तरह से अवॉइड करनी है। और उसको छोड़ करके पोर्शन कंट्रोल करते हुए एक साथ खजूर से पेट भरेंगे तो ऑब्वियसली शुगर बढ़ेगा, लेकिन पोर्शन कंट्रोल करते हुए थोड़ा बहुत मीठे फल रोज ले सकते हैं, ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं होती है। हाँ, ये सुनिश्चित करना है कि जिन लोगों को भी शुगर होता है उनको नॉर्मली 3 किलोमीटर से 4 किलोमीटर तक रोज वॉकिंग करना जरूरी है, चलना जरूरी है। साथ में अगर हो सके तो यौगिक एक पैटर्न तैयार करें और उसका प्रैक्टिस करें, जिसमें मंडूका आसन हो, अर्धमध्य आसन हो, उत्तान पाद आसन हो, पवन मुक्तासन हो, धनुरासन, चक्रासन और मरकट आसन, कैसे एक सीक्वेंस बन जाता है, उस सीक्वेंस को साथ में प्रैक्टिस करें। हो सके बॉडी वेट के हिसाब से, एज के हिसाब से अगर कर पाते हैं तो सूर्य नमस्कार का अभ्यास करें और कुछ ब्रीदिंग एक्सरसाइज, खास करके पेट के रीजन को एक्टिव करने वाला कपालभाति, अग्निसार, ऐसे एक्सरसाइज रूटीन में करें तो शुगर लेवल हमने तो पाया है कि
ज़्यादातर लोग जितने भी हमारे पास आते हैं, ज़्यादातर लोगों का शुगर लेवल नॉर्मल हो जाता है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। जिन लोगों ने इंजेक्शन लेना शुरू कर चुके हैं, इंजेक्शन के थ्रू इंसुलिन डालना शुरू कर चुके होते हैं, कई बार थोड़ा जब समय होता है तो पैंक्रियाटिक सेल्स इनएक्टिव ज़्यादा समय रहने के कारण वो डेड हो जाते हैं। ऐसे में पूरी तरह से रिवाइव करना मुश्किल हो जाता है। अगर ऐसा अवस्था ज़्यादा लंबा नहीं हुआ हो तो डायबिटीज़ पूरी तरह से ठीक हो जाता है। तो इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। आई थिंक ज़्यादातर क्वेश्चंस कवर हो गए हैं। डाइजेशन के लिए आसन क्या, प्राणायाम क्या। डाइजेस्टिव सिस्टम को अच्छा रखने के लिए आसन, एक तो योग में हम लोग शंख प्रक्षालन कहते हैं। ऐसे मैंने मेरे पास एक बुक है 7 सीक्रेट्स ऑफ योग साइंस, ये मैंने लिखा हुआ बुक है। और ऐसे मेरे 2-3 और बुक्स है जिसमें मैंने योगिक टेक्निक्स, ये सारी चीज़ों को कवर किया हुआ है। और इसमें मैंने शंख प्रक्षालन क्रिया बहुत डिटेल में एलैबोरेट किया हुआ है। शंख प्रक्षालन का जो क्रिया है डाइजेस्टिव सिस्टम को अच्छा रखने के लिए बहुत ही अच्छा, एक तरह से वरदान की तरह है। इसमें सामान्य 4 आसन किया जा सकता है। कई लोग इसमें 5-6 आसन भी करते हैं, लेकिन मुझे लगता है 4 आसन का भी सीक्वेंस अगर करते हैं तो ये डाइजेशन को बहुत अच्छा बना देगा। और सबसे पहला होता है ताड़ासन, हाथ को ऊपर उठा करके स्ट्रेच करना है और अप एंड डाउन मूवमेंट करना होता है। फिर दूसरा होता है तिर्यक ताड़ासन, हाथ को ऐसे ऊपर उठा करके अप एंड डाउन, और फिर ये साइड खड़े होकर के किया जाता है, राइट एंड लेफ्ट मूवमेंट करते हैं। इसको हम कहते हैं तिर्यक ताड़ासन। तीसरा होता है ट्विस्टिंग, इसको हम कहते हैं अर्ध कटी चक्रासन। और चौथा होता है तिर्यक भुजंगासन, जैसे कोबरा पोज करते हैं, उसमें हाथ के सपोर्ट से ऊपर उठ करके राइट साइड टर्न करके अपोजिट साइड एड़ी को देखते हैं, लेफ्ट साइड टर्न करके अपोजिट एड़ी को देखते हैं। ऐसे बार बार राइट से लेफ्ट, लेफ्ट से राइट, लगभग 20-25 बार, 30 बार तक कर सकते हैं। जो लोग थोड़ा शारीरिक रूप से थोड़ा कमज़ोर महसूस करते हैं वो लोग भी कम से कम 10 बार तो ज़रूर करें। तो इस सीरीज़ को अभ्यास करने से डाइजेस्टिव जो कैनल है, फूड पाइप है, इसको सफाई करने में बहुत हेल्प मिलता है। सुबह खाली पेट 2 गिलास पानी पी करके ये एक्सरसाइज करें, फिर 1 गिलास पानी पी करके ये पूरे एक्सरसाइज का एक सीक्वेंस करें। इस तरह से 2 से 3 सीक्वेंस रोज कर लें और खान पान में बहुत ही ज़्यादा अत्याचार ना करें तो डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड कोई भी समस्या बचेगा नहीं, पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। और गुड़ शुगर लेवल को बढ़ाता है क्या? गुड़ ऑब्वियसली जब ये पचता है तो जब खाना पचता है ना, कुछ खाना पचने के बाद ग्लूकोज बनते हैं, कुछ खाना पचने के बाद एमिनो एसिड्स बनते हैं, कुछ खाना पचने के बाद कोलेस्ट्रोल या ट्राइग्लिसराइड वगैरह बनते हैं। उसमें क्या है, एक प्रोटीन पचने के बाद, प्रोटीन से प्रोटीन का मेरा मतलब क्या है, मिल्क प्रोडक्ट, मीट प्रोडक्ट, दाल मेजर उसमें। हाँ, ऐसे प्रोटीन पत्तों में भी पाया जाता है, बाकी चीज़ों में भी पाया जाता है, लेकिन ये कंसंट्रेटेड प्रोटीन है। इन चीज़ों को जब हम खाते हैं तो ये पचने के बाद इसका मेजर पार्ट एमिनो एसिड बनता है, और जो अनाज होते हैं पचने के बाद ग्लूकोज बनते हैं। और साथ साथ जो मीठे नेचर की जितने भी चीज़ें हैं पचने के बाद, अगर फ्रूट्स है तो फ्रुक्टोज होता है, एक तरह से ग्लूकोज ही है मान लीजिए, और वो बनता है। और जो फैट डाइजेस्ट होने के बाद, पचने के बाद, कुछ तो ग्लूकोज के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, कुछ फिर कोलेस्ट्रोल या ट्राइग्लिसराइड वगैरह बनते हैं। कोलेस्ट्रोल में भी कुछ गुड कोलेस्ट्रोल, बैड कोलेस्ट्रोल कहते हैं लेमन ढंग से। इसमें हम लोग नॉर्मली हाई डेंसिटी कोलेस्ट्रोल HDL, लो डेंसिटी कोलेस्ट्रोल LDL, वेरी लो डेंसिटी कोलेस्ट्रोल VLDL कहते हैं। तो ये इसमें आप इतना समझ लीजिए कि अनप्रोसेस्ड फैट से हाई डेंसिटी कोलेस्ट्रोल बनता है जो गुड कोलेस्ट्रोल है, प्रोसेस्ड फैट से लो डेंसिटी या वेरी लो डेंसिटी कोलेस्ट्रोल बनता है जो बैड कोलेस्ट्रोल है, हार्मफुल है। तो आपको इस बेसिक कंसेप्ट को समझना है। तो गुड़ में भी गुड़ पचने के बाद ग्लूकोज बनता है, इसीलिए ये बहुत ज़्यादा लेंगे तो ऑब्वियसली शुगर लेवल बढ़ाएगा।
और इसको क्वांटिटी कंट्रोल करते हुए थोड़ा बहुत आप रोज भी लेते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, क्योंकि आप चावल खाओगे, रोटी खाओगे, सब्जी खाओगे, फल फूल खाओगे, ये सारे पच करके इससे भी तो ग्लूकोज तो बनना ही है, और ग्लूकोज चाहिए भी होता है। आपके पूरे शरीर को एक्टिविटी करने के लिए जो ऊर्जा चाहिए होता है वो ग्लूकोज से ही मिलना है, तो वो कंज्यूम हो जाएगा, उससे कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन क्वांटिटी ज़्यादा नहीं लेना। ये गुड़ में और मल्टीपल फ़ायदा होता है, ये कि उसमें आ, कई सारे रफेज है, एंटीऑक्सीडेंट है, और डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए आ, उसका जो अल्कलाइन इफेक्ट होता है वो बहुत हेल्पफुल होता है। इसीलिए गुड़ थोड़ा बहुत रोज ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्वांटिटी ज़्यादा लेंगे तो ऑब्वियसली शुगर लेवल बढ़ेगा। और यहाँ राहुल चटर्जी लिख रहे हैं कि फैटी लीवर कैसे ठीक करें। फैटी लीवर अगर ठीक करना हो तो पहले तो लीवर में प्रेशर पड़ने वाले जितने भी मुख्य रूप से खाने की चीज़ें हैं उसमें कंट्रोल करना पड़ता है। लीवर हमारे शरीर का सबसे बड़ा ऑर्गन है। लीवर क्या करता है, जितने भी केमिकल शरीर के अंदर एंटर करते हैं उन सारे केमिकल को चेक करना, और शरीर के लिए अगर अननेचुरल है, रिस्की टाइप के हैं, तो उनको डिस्ट्रॉय करना इसका मेजर काम है। और डिस्ट्रॉय करने के बाद जो एक्सेस फॉरेन मैटर है, गंदगी है, उनको शरीर से बाहर निकालने के लिए अलग अलग सिस्टम को एक्टिवेट करना इसका काम है। चाहे वो मोशन के माध्यम से निकालना हो या स्वेटिंग के माध्यम से निकालना हो, ये बहुत तरह के काम करता है लिवर, क्योंकि लिवर सबसे बड़ा ऑर्गन में से एक है। अब ब्लड स्ट्रीम के अंदर ग्लूकोज का लेवल अगर बढ़ जाता है तो लिवर उस एक्स्ट्रा ग्लूकोज को फैट में कन्वर्ट करके अपने पास स्टोर करता है, तो फैटी लिवर होता है। इसका रिक्वायरमेंट कब ज़्यादा होगा, जब हम रोज एक्स्ट्रा ग्लूकोज प्रोड्यूसिंग फूड खाते हैं। मुख्य रूप से हाई जीआई इंडेक्स फूड कहा जाता है। जिस फूड को खाने के तुरंत बाद ग्लूकोज इमीडिएटली स्पाइक होता है, ऐसे खाना को हाई जीआई इंडेक्स फूड कहते हैं। चाहे वो मिठाई हो, ड्राई ये फास्ट फूड हो, जो बिस्किट्स वगैरह हो, ये हाई जीआई इंडेक्स फूड में काउंट होते हैं। ग्लाइसेमिक इंडेक्स कहते हैं इसको। ऐसे चीज़ें कम करें और फिजिकल एक्टिविटीज़ को बढ़ाएं, और साथ में लीवर को एक तरह से टोनिक के रूप में लीवर को स्ट्रेंथन करने के लिए कुछ चीज़ें और करें। हाँ, जैसे अल्कोहल वगैरह अगर लेने का किसी का आदत है, उन लोगों का अगर फैटी लिवर हो जाए या लिवर से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो जाए, उसको रिकवर करना बहुत मुश्किल होता है। इसीलिए और अल्कोहल जैसे चीज़ें अवॉइड करें, मिनिमाइज करें, और लिवर को स्ट्रेंथन करने के लिए टॉनिक के रूप में पपीता रोज खाएं। और साथ साथ एक और है जीरा। जीरा आप अगर लिवर से रिलेटेड किसी को प्रॉब्लम हो, एक दिन जीरा एक दिन धनिया कर सकते हैं। सुबह उबाल लें उसको और उसका पानी पी लें, एक ग्लास के करीब। जैसे जीरा एक ग्लास पानी, 1 चम्मच जीरा 1 ग्लास पानी में डाल करके उबाल लें। उबालने के बाद उसको फिल्टर करें, और जो बचा हुआ जीरा है मसाले में यूज़ भी हो जाएगा, और उस पानी को पी लें। एक दूसरे दिन धनिया कर लें। ऐसे हफ्ते में कम से कम 2-3 बार रेगुलर करें, जिन लोगों को लिवर से रिलेटेड प्रॉब्लम हो या फैटी लिवर हो। और फिजिकल एक्टिविटीज़ को बढ़ाएं। पोर्शन कंट्रोल तो सबके लिए है, जो जिनको लिवर में प्रॉब्लम है या फैटी लिवर है, उन लोगों को शुगर कंट्रोल करने होती है। और साथ साथ सूर्य नमस्कार का अभ्यास करें, कपालभाति अभ्यास करें, अग्निसार अभ्यास करें, आराम आराम से भस्त्रिका अभ्यास करें, तो थोड़ी देर रिलैक्सेशन करें, नींद अच्छी लें, तो फिर शरीर अपने आप को हील कर पाएगी और लिवर का भी प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा। और धनिया पाउडर लेने के क्या फ़ायदा है। धनिया ऐसे तो बहुत अच्छा एंटीऑक्सीडेंट में से एक है। इससे एक तो वाटर रिटेंशन बॉडी में कई बार हो जाता है। वाटर रिटेंशन अगर हो तो एवरीडे धनिया का पानी सुबह सुबह लें, वाटर रिटेंशन
ठीक हो जाता है। जिन लोगों का पेशाब रुकता हो उनको भी धनिया का पानी रोज़ दिया जाता है। जिनको बहुत ज़्यादा वाटर रिटेंशन होता है तो सूजन आ जाता है, ऐसे सूजन को उतारने के लिए भी धनिया यूज़फुल है। ऐसे धनिया के मल्टीपल यूज है, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो उसके हिसाब से हम देख सकते हैं। और आई थिंक टाइम हो गया है, और इससे पहले एक लास्ट क्वेश्चंस मैं ले लूँ कि लॉकडाउन में हैप्पी कैसे रहें। एक तो मैंने पहले बताया था कि आप अपने घर के आसपास जितने भी लोग हैं उन लोगों के पॉजिटिव क्वालिटीज़ को नोट डाउन करके परिवार में डिस्कस करिए, इससे एक पॉजिटिव माहौल आएगा, पहली बात। दूसरी बात, अपने रूटीन को हॉलिस्टिक रखें, जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ स्टार्टिंग से ही। तीसरी बात, अपने आप को कुछ ऐसे क्रिएटिव चीज़ों में एंगेज करें जो आपके इंटरेस्ट के साथ मैच खाता हो। क्रिएटिव एक्टिविटीज़ बहुत सारे होते हैं, म्यूजिक हो सकते हैं, आर्ट होते हैं, जैसे किंडल आर्ट में मिनाल जी बहुत सारे ऐसे अच्छे आर्टिस्टिक चीज़ें सिखाते हैं, ऑनलाइन भी सिखा रहे हैं मेरे ख्याल से आजकल तो, और लाइव प्रोग्राम के थ्रू लोगों के पास पहुंच रहे हैं। तो ऐसे में आप लर्निंग प्रोसेस में जुड़ें, इससे तनाव दूर हो जाता है। और जब भी आप कोई चीज़ अचीव करते हैं ना, कुछ नया चीज़ सीख लिया, आपको जब उससे उसका रियलाइजेशन होता है, अंदर से बहुत खुशी मिलती है। हैप्पी हार्मोन में से एक होता है डोपामाइन। जैसे आप कोई चीज़ नया सीख लेंगे, नया अचीव कर लेंगे, आपके अंदर डोपामाइन हैप्पी हार्मोन का प्रोडक्शन हो जाएगा। ऐसे हैप्पी हार्मोन और भी है। जब आप एक्सरसाइज करके विश्राम करते हैं तो उस समय आपके शरीर में एंडोर्फिन का प्रोडक्शन होता है, वो भी हैप्पी हार्मोन है, आपको हैप्पी रखेगा। आप लॉकडाउन के अंदर घर में हैं तो क्या हुआ, आप एक्सरसाइज तो कर ही सकते हो। योग करने के लिए तो कोई ऐसे टूल भी नहीं चाहिए। आप योग का अभ्यास जो मैं एक्सप्लेन कर रहा था, सूक्ष्म व्यायाम कर लें और उसके बाद सूर्य नमस्कार करें, कुछ आसन करें, कुछ प्राणायाम करें, लास्ट में थोड़ी देर पॉजिटिव ऑटो सजेशन के साथ मेडिटेशन कर लें। इससे एंडोर्फिन का प्रोडक्शन होगा, हैप्पीनेस बढ़ेगा। आप आपके आसपास में देखिए जो पीड़ित हैं और अंडर प्रिविलेज्ड हैं, उन लोगों को हेल्प करें बिना एक्सपेक्टेशन, इससे भी आपको हैप्पीनेस मिलेगी। एक हैप्पी हार्मोन होता है सेरोटोनिन। जब ऐसे लोगों को, दूसरे लोगों को बिना एक्सपेक्टेशन आप हेल्प करते हो तो सेरोटोनिन हार्मोन का प्रोडक्शन होता है अपने शरीर के अंदर, जो आपको हैप्पी रखने में मदद करेगा। आपके अपने परिवार के लोगों को अप्रिशिएट करके ऐसे बात करते हो तो इससे ऑक्सीटोसिन हार्मोन का प्रोडक्शन होता है। एक एफेक्शन जब फील करते हैं तो ऐसे टेक्निक्स आपको माइन्यूटली अपने रूटीन में अप्लाई करना होता है। एक तरह से ये इनर इंजीनियरिंग प्रोसेस इसीलिए कहते हैं। इन सारी चीज़ों को आप यूज़ करिए। किसी के नेगेटिव चीज़ों को लेकर के बहुत ज़्यादा टिके मत रहिए। नेगेटिव सब जगह होता है, सभी का कमी कमजोरी होते हैं। अगर पॉजिटिव को थोड़ा बहुत फोकस करेंगे तो वो नेगेटिव भी धीरे धीरे दूर हो गया। इस तरह से पॉजिटिव अप्रोच लेंगे तो नॉर्मली बहुत ज़्यादा स्ट्रेस के कारण से आपको परेशान होना नहीं पड़ेगा। आई थिंक ये धनिया पाउडर लेने का क्या फ़ायदा। धनिया पाउडर भी है ना, रफेज बहुत अच्छा है, रफेज होने की वजह से पेट साफ होता है और ये वाटर रिटेंशन को ख़त्म करने के लिए हेल्प करेगा। और ये सारे इफेक्ट है जो मैंने पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। आई थिंक आज इतना ही रखते हैं। अगर आपके पास कोई भी नया और क्वेश्चंस हो, आप पूछना चाहते हो, तो आप इसी में भी आप मैसेज कर सकते हैं। और मिनाल जी को आप पर्सनली जानते हैं तो मिनाल जी के पास भी मेरा कंटैक्ट डिटेल होता है, आप कंटैक्ट कर सकते हैं। मेरा फेसबुक पेज, फेसबुक प्रोफाइल वगैरह भी है। और द योगा गुरु इंस्टीट्यूट नाम से इंस्टीट्यूट मैं दिल्ली और नोएडा में चलाता हूँ, हॉलिस्टिक हेल्थ केयर फाउंडेशन के अंडर में। हॉलिस्टिक हेल्थ केयर फाउंडेशन भी मैंने और मेरे एक मित्र ने शुरू किया हुआ है। तो हम लोग पिछले 10-15 साल से हम लोग पूरी तरह से 100% फुल टाइम इसी में काम कर रहे हैं। लगभग 700-800 से ज़्यादा योग टीचर हमने ट्रेन करके प्रोड्यूस करे हैं, जो अभी पूरे दुनिया में सिखा रहे हैं। और
हम लोग एकेडमिक कोर्सेज भी चलाते हैं, योग के कोर्सेज वगैरह, BA MA MSc जैसे कोर्सेज चलाते हैं। तो ऑल टुगेदर मैं पूरी तरह से लोगों को योग और प्राकृतिक चिकित्सा के माध्यम से हेल्प करने के लिए लगा हुआ हूँ। आपके कोई भी क्वेश्चंस हों, बेझिझक आप पूछ सकते हैं। मेरे को मेल भी कर सकते हैं, अगर मेल करना हो तो theyogaguru.mohan@gmail मेरा ईमेल आईडी है। तो उसमें भी आप मेल करेंगे तो डिटेल अगर कुछ हो तो मैं हेल्प करूँगा। थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे। आई एम वेरी हैप्पी टू सी यू ऑल। और मिनाल जी, आपने यह लाइव फेसबुक लाइव टॉक ऑर्गेनाइज करे, आपको मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ। और आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैं आपके प्रोग्राम्स को नियमित रूप से देखता रहता हूँ, मेरे को बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू वेरी मच एवरीवन वंस अगेन। नमस्ते।